पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर हवाला ऑपरेटर से संबंध रखने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने हवाला कारोबारी अफरोज पट्टा के साथ मोदी की एक तस्वीर जारी की है। अफरोज के घर कुछ दिन पहले ईडी ने छापेमारी करके 700 करोड़ के हवाला कारोबार का भंडाफोड़ किया था। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हवाला कारोबारी अफरोज पट्टा कई समारोहों में नरेंद्र मोदी के साथ देखा गया है, यहां तक कि वो मोदी के आवास पर भी दिखा है। सुरजेवाला ने कहा कि अब इस पर बीजेपी और मोदी जवाब दें। नरेंद्र मोदी की ममता बनर्जी पर हमले के जवाब में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मोदी को गुजरात का कसाई बता दिया। The butcher of Gujarat airdropped into Bengal. He has no answers to Bengal's development model, so instead he is indulging in personal, unsubstantiated attacks. डेरेक ओब्रायन के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर टीएमसी आपत्तिजनक बयान दे रही है। आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ओर वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो इससे तृणमूल कांग्रेस परेशान है। फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। उधर ममता बनर्जी की पेंटिंग की बिक्री संबंधी नरेंद्र मोदी के बयान पर टीएमसी ने मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी है। टीएमसी महासचिव मुकुल रॉय ने कहा कि या तो मोदी माफी मांगे या फिर मानहानि की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दरअसल मोदी ने एक रैली में कहा था कि ममता की पेंटिंग पहले 4 लाख, 8 लाख या 15 लाख में बिकती थी। क्या वजह है कि उनकी एक पेंटिंग 1 करोड़ 80 लाख में बिकी? अचानक किसने ममता की प्रतिभा को पहचाना? बंगाल की जनता ये जानना चाहती है। मोदी की ममता बनर्जी की पेंटिंग पर सवाल उठाने के साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बंगाल को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता के लिए बिहारी बाहरी हैं, जबकि बांग्लादेशियों के आने से उनका चेहरा चमक जाता है। उधर ममता बनर्जी पर निशाना साधने वाले मोदी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जो शिक्षा मोदी ममता को बिहारी और बाहरी लोगों के बारे में दे रहे हैं, वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं देते। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने भी नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी खून के समंदर में नहा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि गुजरात में इनकाउंटर मॉडल है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मॉडल है कि कैसे दंगे फैलाए जाएं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म पर सबसे बड़ी चोट तो कश्मीर में ही पड़ी है। भारत की हजारों साल की महान सेक्युलरिज्म की परंपरा को सबसे बड़ी चोट, गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है। मोदी फारूक के उस बयान से भड़के हुए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि फिरका परस्त हिंदुस्तान के साथ कश्मीर नहीं रहेगा। मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि अब्दुल्ला खानदान की राजनीति ने कश्मीर में सेक्युलरिज्म का बेड़ा गर्क किया है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, आपकी राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, आपके बेटे की राजनीति के चलते हुआ है। मोदी ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला खानदान ने कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से खदेड़कर बाहर कर दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे लोग सेक्युलरिज्म पर उपदेश न दें। कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ देने वाले लोग किस मुंह से देश को बिन सांप्रदायिकता के उपदेश दे रहे हैं। मोदी ने फारूक अब्दुल्ला के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी को वोट देने वालों को समंदर में डूब जाना चाहिए। मोदी को वोट देने वालों को दरिया में डुबोने की बात करते हो, पहले आपके पिताजी, आपका बेटा कश्मीर की राजनीति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धरती पर आपने किया है। मोदी के बरसने के बाद फारूक अब्दुल्ला का जवाब भी आ गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो मोदी के नहीं बल्कि उनके इरादों के खिलाफ है। आप क्या चाहते हैं? हम क्यों खिलाफ हैं? हम इंसान के खिलाफ नहीं, उसके इरादों के खिलाफ। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि मोदी का इरादा धारा 370 खत्म कर कश्मीरियों को गुलाम बनाने का है।
वहीं फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मोदी पर निशाना साधा। उमर ने कहा कि अगर सेक्युलरिज्म नरेंद्र मोदी से सीखना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा कि मैं सियासत ही छोड़ दूं। उमर ने अपने पिता के बयान का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने ये नहीं कहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक भारत में कश्मीर नहीं रहेगा और इस बयान में कुछ भी गलत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि राहुल के बयान बचकाने होते हैं। दो रत्न ही है हमारे प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में, एक चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब। मोदी ने मनमोहन सरकार के मंत्रियों पर भी निशाना साधा। मोदी ने कपिल सिब्बल और चिदम्बरम को सबसे बड़ा झूठा बताया। वहीं गुजरात के विकास पर भी नरेंद्र मोदी बोले। मोदी ने कहा कि गुजरात का विकास मेरे नहीं गुजरातियों की देन है। अब तक नरेंद्र मोदी खुद को देश और जनता का चौकीदार कहते थे, लेकिन डीडी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने खुद को मजदूर बताया। मोदी ने अपनी बातचीत में इशारों के जरिए पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी। मोदी ने कहा कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा। सीमा पर अगर फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका है जो नहीं चाहता कि भाई इस तरह के संबंध अच्छे हों। उनको समझ आ जाएगा कि सरकार के समय क्या व्यवहार करना, तो पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी को बेस्ट पीएम मानने के सवाल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी एक बार फिर हिचकिचाते नजर आए। इंडिया न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में बेस्ट पीएम के लिए वो अटल बिहारी वाजपेयी की ओर इशारा करते नजर आए। मोदी गवर्नमेंट वुड बी द बेस्ट एवर गवर्नमेंट ऑल्सो, मानेंगे? दैट आई कैन नॉट से। आई वुड ऑलवेज से जो मैंने आपने अटल जी के लिए कहा। आडवाणी ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हवा में नहीं बल्कि जीत का सही और ठोस गणित लगाना चाहिए। मैं सवाल पूछता हूं आज अपने लोगों से, तो मैं ये सवाल नहीं पूछता हूं कि कितनी सीटें आएंगी क्या आएंगी। मैं उनको कहता हूं कि ऐसा तो नहीं कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। आडवाणी ने कहा इस बार कांग्रेस की सरकार आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुद कांग्रेस वाले भी ये बात जानते हैं। कोई आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा जो कहे कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से आने वाली है। ईमानदारी की बात करो तो कांग्रेस वाला भी नहीं कहेगा। चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार आने पर आडवाणी ने अपने रोल को लेकर कहा कि पार्टी उनकी जो भूमिका तय करेगी वो उसके लिए तैयार है। 2014 के चुनाव के बाद अपना किस तरह का रोल फोर्सी करते हैं आप खुद? मैं कोई फोर्सी नहीं करता हूं, मुझे नहीं पता। पार्टी जो मुझे कहेगी वो मैं करूंगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने आरोप लगाया है कि दबाव में चुनाव आयोग उनकी सभाएं और योग शिविर रद्द करवा रहा है। दरअसल राहुल गांधी पर दिए विवादित बयान के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर बाबा रामदेव के योग शिविरों पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने भी बाबा रामदेव के बयान पर सख्ती दिखाई है। आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया ने यूपी के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। पूनिया ने कहा कि बाबा रामदेव की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। उधर विवादित बयान के चलते योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ जयपुर के ज्योति नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बाबा रामदेव ने कहा था कि राहुल गांधी दलित बस्तियों में हनीमून मनाने जाते हैं। इसके विरोध में दलित समाज ने केस दर्ज करवाया। जयपुर के अलावा गोरखपुर में एक तरफ जहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित समाज के लोगों ने पुतला फूंककर बाबा रामदेव के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। जयपुर में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन अनुमति न होने की वजह से पुलिस ने पुतला नहीं फूंकने दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रामदेव के खिलाफ नारेबाजी की। बाबा रामदेव के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। यूपी के संभल और पंजाब के लुधियाना में लोगों ने बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर कांग्रेस कार्यकर्ता बाबा रामदेव से बौखलाए हुए हैं। बैंगलोर, मुंबई और भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को झटका लग गया है। झारखंड के बोकारो कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी खारिज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भेजने की बात कहने वाले गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। झारखंड पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पिछले दिनों उनके आवास पर भी गई थी, लेकिन वो नहीं मिले।
सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने अब नया चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है। इस पोस्टर में लिखा है कि द से दामाद नहीं, द से देश होना चाहिए। पोस्टर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर उठाए गए सवाल पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया है। कल ही बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर 6 मिनट की एक फिल्म जारी की थी। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस का ये कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे के मामले को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वाड्रा को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है। 7वें चरण की वोटिंग के लिए आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 7वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन तक तमाम पार्टियों ने रैलियां, सभाएं और रोड शो कर प्रचार किया। 7वें चरण में 9 राज्यों की 89 सीटों के लिए 30 अप्रैल को मतदान है। 7वें चरण के मतदान में आंध्र प्रदेश की 17 सीटों पर 30 अप्रैल को चुनाव होगा। साथ ही बिहार की 7 सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा गुजरात की सभी 26 सीटों पर 30 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। 30 अप्रैल को पंजाब की 13 सीटों के लिए भी मतदान होना है। साथ ही उत्तर प्रदेश की 14 संसदीय सीटों पर भी इसी दिन वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी 30 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। इसके अलावा 30 अप्रैल को 7वें चरण में जम्मू कश्मीर की 1 सीट श्रीनगर पर मतदान होगा। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव की 1 दादर नागर हवेली की सीट पर भी वोटिंग होगी। गुजरात में वडोदरा से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का फैसला 30 अप्रैल को मतदाता करेंगे। उनके सामने कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री हैं, गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी हैं, तो परेश रावल की किस्मत का फैसला अहमदाबाद ईस्ट की जनता करेगी। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लखनऊ से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जैसे उम्मीदवारों का फैसला भी 30 अप्रैल को होगा। कानपुर में मुरली मनोहर जोशी और श्री प्रकाश जायसवाल का मुकाबला है। धौरहरा से जीतन प्रसाद और झांसी से उमा भारती भी मैदान में है। पंजाब के अमृतसर से बीजेपी के अरुण जेटली के सामने कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। वहीं गुरुदासपुर से बीजेपी के विनोद खन्ना को कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा चुनौती दे रहे हैं। आनंदपुर साहिब से अंबिका सोनी के भाग्य का फैसला होगा। बिहार की मधेपुरा सीट से जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की किस्मत का फैसला 30 अप्रैल को होगा। उनके खिलाफ आरजेडी के पप्पू यादव है। दरभंगा से बीजेपी के कीर्ति आजाद मैदान में है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर फारूक अब्दुल्ला की किस्मत दांव पर है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी 2 मई को फैजाबाद आएंगे और यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर है कि वो अयोध्या में रामलला के भी दर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वो गोचर, अल्मोड़ा और काशीपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी से निष्कासित अश्विनी उपाध्याय की मौजूदगी में लखनऊ में करीब 2500 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अश्विनी ने दावा किया कि अगस्त में एक अधिवेशन होगा जिसमें अन्ना हजारे भी आएंगे। वाराणसी में आम आदमी पार्टी आपकी क्रांति नाम के अखबार की 2 लाख प्रतियां लोगों में बांटने की तैयारी में है। शिकायत मिलते ही चुनाव आयोग की टीम वाराणसी ऑफिस पहुंची। अखबार के प्रकाशन से टीम ने पूरी जानकारी ली। कानपुर में गल्ला मंडी के 10,000 व्यापारियों ने 30 अप्रैल को होने वाले मतदान का बहिष्कार कर दिया है। यहां 16 मई को कानपुर और अकबरपुर लोकसभा के वोटों की काउंटिंग होनी है, जिसके लिए प्रशासन ने यहां व्यापारियों के घुसने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या हर स्कूल में 5 से 6 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। नर्सरी एडमिशन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी और तब तक नर्सरी दाखिले पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन को लेकर सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि जैसे खेल की शुरुआत के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते, वैसे ही दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदला नहीं जा सकता और इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को बीमारी की शिकायत के बाद जोधपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल में भेज दिया गया है। आसाराम की गैर मौजूदगी के चलते पीड़ित लड़की से जोधपुर कोर्ट में जिरह नहीं हो पाई। अब 5 मई को जिरह होगी। उधर सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि आसाराम बीमारी का बहाना बना रहे हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि आसाराम जेल में ड्रग्स लेते हैं। सरकारी वकील ने आसाराम के खून की जांच करवाने की मांग की। दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप केस के 2 दोषियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। गैंगरेप के दोषी मुकेश और पवन ने अपनी फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। लाल किले पर हमले के दोषी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। 22 दिसंबर 2000 में लाल किले पर हुए आतंकी हमले में 2 जवानों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने पाकिस्तान के आतंकी आरिफ को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था।
मध्य प्रदेश एटीएस ने सिमी के एक कार्यकर्ता गुलरेज अली को स्टेशन इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। गुलरेज पर 2013 में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मामला दर्ज है। साथ ही आईपीसी की अलग अलग धाराओं में आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। इस पर 15,000 का इनाम घोषित था। असम के गुलरेज पर 2013 में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मामला दर्ज है। साथ ही आईपीसी की अलग अलग धाराओं में आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। इस पर 15,000 का इनाम घोषित था। असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक शख्स को बड़ी संख्या में विस्फोटक बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किया। इसके पास से 20 किलो जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद किए गए, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में होता है। मुंबई के बांद्रा स्थित हवीम शैक नाम के पब में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़खानी का आरोप नेवी के 5 कैडेट्स पर लगा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 5 आरोपी कैडेट्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 146, 354 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली वालों पर अप्रैल में लगे बिजली के झटके का असर अब दिखने लगा है। लोगों को मिले बिजली के बिल में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली के कई घरों में पहले जहां 1,200 रुपए बिजली का बिल आता था, वहां 3,200 रुपए तक बिजली का बिल आया है। यूपी के अंबेडकर नगर में दून एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे स्टेशन पर एक लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी के छत पर चढ़ गया और हाई टेंशन तार को छूने की कोशिश करने लगा। तेल से भरी मालगाड़ी के छत पर चढ़कर हंगामा करने वाले युवक को काफी मशक्कत के बाद लोगों ने पकड़कर नीचे लाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आग ने झुग्गियों पर कहर बरपाया। साहिबाबाद इलाके में सुबह सुबह लगी भीषण आग ने सैकड़ों झुग्गियां जलाकर खाक कर दी। आगरा के वेलिनगंज इलाके में कपड़ों की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई है। आग तेजी से जंगल के अंदर की ओर बढ़ रही है, जिससे जानवरों पर खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से सनसनी फैल गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल कर ली। नोएडा सेक्टर 58 के कनावनी गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग हो गई। यूपी के प्रतापगढ़ में एक छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। फरीदाबाद में एक निजी कंपनी के कैश कलेक्शन एजेंट से 4 अप्रैल को हुई लाखों की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गोरखपुर में पुलिस ने कई हत्याओं के आरोपी खूंखार अपराधी बिसाई को गिरफ्तार किया है। आगरा में जीआरपी और आरपीएफ ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को 100 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान से राजस्थान आई एक महिला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला के नवजात बच्चे की तबीयत एकाएक बिगड़ गई। महिला पाकिस्तान वापस जाना चाहती है, लेकिन बॉर्डर पर पाकिस्तान के अधिकारी उसे जाने नहीं दे रहे। महिला कुछ महीने पहले पाकिस्तान से राजस्थान आई थी। राजस्थान में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब पाकिस्तानी अधिकारी कह रहे हैं कि वो बच्चे के साथ वापस नहीं लौट सकती। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नो ड्रिंक एंड ड्राइव के नाम से मुहिम शुरू की है। मुंबई पुलिस ने एक एनजीओ के साथ मिलकर महिला पुलिसकर्मियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। यूपी के अमरोहा में एक मिस्त्री ने ऐसा इंजन बनाया है जिसे चलाने के लिए बिजली, पेट्रोल, डीजल किसी की जरूरत नहीं होती। मिस्त्री मुनव्वर हुसैन का दावा है कि इस इंजन की बैटरी पानी से चार्ज होती है और ये इंजन दरादन पानी खींच सकता है। उत्तराखंड में 4 मई से केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। केदारनाथ मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। मंदिर और आसपास के इलाकों से बर्फ हटाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग को मुंबई इंडियंस का सलाहकार बनाया गया है। टविन ब्रावो के बाद अब निक मैडिसन और नेथन कोल्टर-नाइल भी चोटिल होने की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए हैं। कराची एयरपोर्ट पर हमले का शिकार बने पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने कहा कि उन्हें फिर से हमले की धमकियां मिल रही हैं। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच जारी जंग के बीच विद्रोहियों ने कई शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। ताइवान में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हुई।
अमेरिका के आर्कान्सा प्रांत में आए तूफान से जान माल को भारी नुकसान हुआ है। धारावाहिक रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता राकेश दीवाना की मौत हो गई है। मुंबई के वर्ली में श्री सत्य साई बाबा की याद में संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया। खबर है कि गोविंदा की बेटी नर्मदा बीते 3 सालों में 30 फिल्में ठुकरा चुकी हैं। कंगना रनौत की फिल्म रिवॉल्वर रानी को बॉक्स ऑफिस पर वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसी उम्मीद जताई जा रही थी। प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म सिंग इज ब्लिंग का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर की डेब्यू फिल्म हीरोपंथी का नया गाना रिलीज हुआ है। सुपरफास्ट 100 में अभी